राइट वे केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल में पुनः आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बोर-ब्यूरी का सिद्धांत। पिछले दो लेक्चर में, जो कि दोनों का दोनों लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का था, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया अफबाउ के प्रिंसिपल के बारे में कि अफबाउ प्रिंसिपल के जरिए किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है। तो उसमें हमने पाया था कि अफबाउ प्रिंसिपल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का मूल आधार उपकक्षा होता है, सब सेल होता है। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बोर-ब्यूरी का सिद्धांत। बोर-ब्यूरी के सिद्धांत में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखने का मूल आधार कक्षा होता है। तो आज हम लोग कक्षा के आधार पर इलेक्ट्रॉन को लिखने के लिए सीखेंगे। साथ ही साथ आज के क्लास में हम ये भी सीख पाएंगे कि संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं और कोर इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। ये दोनों एक बेहतर टॉपिक है। संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन बहुत बार कंपटीशन के एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है कि सोडियम के कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं या सोडियम में कितना कोर इलेक्ट्रॉन है। इस तरह का क्वेश्चन आता है। कोई भी एलिमेंट यहाँ पर सोडियम के जगह हो सकता है। तो आज के क्लास में इन सभी टॉपिक को हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए ध्यान देते हैं बोर-ब्यूरी के सिद्धांत के ऊपर कि बोर-ब्यूरी का सिद्धांत क्या कहता है। बोर-ब्यूरी का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ बोर-ब्यूरी। बोर-ब्यूरी के अनुसार, बोर-ब्यूरी अपने सिद्धांत में क्या कहते हैं तो वो देखिए। बोर-ब्यूरी के अनुसार परमाणु के कक्षा में इलेक्ट्रॉन निम्नवत भरा जाता है। पहला टर्म्स है यहाँ पर, परमाणु के किसी कक्षा में अधिकतम 2n² इलेक्ट्रॉन हो सकता है। यानी परमाणु के किसी भी कक्षा में हम 2n² से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं डाल सकते हैं, जहां पर n कोई भी प्राकृतिक संख्या आप रिप्रेजेंट करते हैं जो कि कक्षा के संख्या के बराबर होता है। जैसे परमाणु का सबसे पहला कक्षा k होता है, ये कक्षा संख्या 1 है, तो इसमें पहला कक्षा में हम कितना इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं? 2 गुना 1 का स्क्वायर, यानी 2 इलेक्ट्रॉन। परमाणु के पहला कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन डाला जा सकता है। अगर हमारे पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन है तो हम केवल 1 इलेक्ट्रॉन ही डालकर छोड़ देंगे। उसी प्रकार से आइए दूसरा कक्षा में, दूसरा कक्षा का नाम है L, कक्षा संख्या ये 2 हो गया। 2 गुना 2 का स्क्वायर बराबर 8, यानी परमाणु के दूसरा कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन को रखने का स्थान है? तो परमाणु के दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को रखने का स्थान अवेलेबल है। हम चाहें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। हमारे पास जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना हम रख सकते हैं। लेकिन यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 से ज्यादा हो गया तो हमें फिर नया कक्षा तलाशना पड़ेगा। अब आइए आप तीसरा कक्षा में, तीसरा कक्षा का नाम है M, ये कक्षा संख्या 3 है। इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन कितना रखा जा सकता है अधिकतम? तो इसमें अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन रखा जा सकता है। वो भी आप किसी भी कंडीशंस में रख सकते हैं। जैसे मानिए आपके पास 15 बच रहा है तो 15 ही रखिए, आपके पास 13 बच रहा है तो 13 ही रखिए। यानी हमेशा पूरा का पूरा कक्षा भरे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपके पास जितना इलेक्ट्रॉन है उतना इलेक्ट्रॉन को आप रख दीजिए, लेकिन 18 से ज्यादा नहीं। ये चौथा कक्षा है, चौथा कक्षा N, जिसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन आप कितना रख सकते हैं? 32 इलेक्ट्रॉन तक इसमें हम रख सकते हैं। यदि उससे कम इलेक्ट्रॉन है तो कम इलेक्ट्रॉन पर ही हम काम चलाएंगे। बहुत बार ये चीजें सामने आती है कि क्या सर हम 5वां कक्षा में 2 गुना 5 का स्क्वायर कर दें तो 50 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। क्या हम 5वां कक्षा में 50 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? नहीं, ये बातें गलत हो जाएंगे। जो कुछ भी खोज हुआ है अभी तक, उस खोज के अनुसार ये सिद्धांत बिल्कुल ही गलत होगा। आप 5वां कक्षा में 50 इलेक्ट्रॉन नहीं डाल सकते। आपके बाद सभी कक्षा में केवल 32 इलेक्ट्रॉन ही डाला जा सकता है, क्योंकि आप कक्षा तो बढ़ा सकते हैं लेकिन उपकक्षा नहीं बढ़ा सकते हैं। इसके बाद के सभी कक्षा में केवल S, P, D, F यही 4 प्रकार के उपकक्षाएं अवेलेबल हैं। आधुनिक सिद्धांत के अनुसार अभी तक जो कुछ भी खोज हुआ है उसके अनुसार फ्यूचर का कुछ देखा नहीं गया है। तो ये ध्यान रखना है कि आप 5वां कक्षा में 50 इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं रख सकते हैं। यदि रखेंगे तो गलत होगा।
अब बोर-ब्यूरी का दूसरा सिद्धांत है, परमाणु के बाह्यतम कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। यानी परमाणु का जो बाहरी कक्षा होगा उसमें हम ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रख सकते। यहाँ पर इस पॉइंट को विशेष रूप से समझना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि किसी परमाणु का बाहरी कक्षा आपका n कक्षा है, n में तो अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, लेकिन अगर यह बाहरी कक्षा बढ़ रहा है तो इसमें हम 8 से ज्यादा नहीं डाल सकते। ये 32 पहला टर्म्स के लिए सही है, दूसरा टर्म्स यानी दोनों टर्म्स हमें फुलफिल करना पड़ेगा कि परमाणु के बाह्यतम कक्षा में अधिकतम 8 ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है। अगर मानिए परमाणु का बाह्यतम कक्षा तीसरा कक्षा होता जहां पर अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन हम रख सकते हैं, लेकिन अगर ये बाह्यतम कक्षा बन रहा है तो 8 ही रखेंगे, 8 से ज्यादा बिल्कुल नहीं रखेंगे। अगर हमने रख दिया तो वो बोर-ब्यूरी के प्रिंसिपल का पालन नहीं करेगा और वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत होगा। तीसरा पॉइंट है, परमाणु के बाह्यतम कक्षा से ठीक पूर्व के कक्षा में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। यानी कोई परमाणु का आउटर सेल है, बाह्यतम कक्षा है, उस बाह्यतम कक्षा से ठीक पहले की कक्षा में हम 18 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रखेंगे। इन तीनों सिद्धांत का पालन करते हुए जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाएगा बोर-ब्यूरी के सिद्धांत के अनुसार का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इस पर हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, कुछ क्वेश्चन लेकर काम करके देखते हैं कि क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है या होता है। फिर इसे विशेष रूप से लिखने के लिए भी हम आपको बतलाएंगे। जैसे मानिए हमने यहाँ पे हाइड्रोजन लिखा, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो बस 1 रख दिया। हमने हीलियम लिखा, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, पहला कक्षा में हम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं तो 2 रख दिया। लेकिन जैसे ही लिथियम लिखेंगे, परमाणु संख्या 3 है, तो पहला कक्षा में आप देखो यहाँ पर हमने एक एटम का डायग्राम बना रखा है, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे, रेस्ट जो बचेगा उस इलेक्ट्रॉन को हमें डालना पड़ेगा किस कक्षा में, तो दूसरा कक्षा में डालना पड़ेगा। यहाँ पर पहला कक्षा में 2 और दूसरा में 1। अगर मानो ऑक्सीजन है या फिर मानो आपके पास फ्लोरीन है, फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9, पहला में 2 रखेंगे। अब 2 इलेक्ट्रॉन रखने के बाद भी 7 इलेक्ट्रॉन बच रहा है और दूसरा में अधिकतम हम 8 रख सकते हैं, तो हम 7 यहाँ पर रख लेते हैं। जैसे मानो हमारे पास सोडियम हो गया 11, तो पहला कक्षा में 2, अब दूसरा कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रखा जा सकता है, तो हम 8 इलेक्ट्रॉन को रख देंगे। 2, 8, 10, अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन और बचा हुआ है, तो हमें कहाँ आना पड़ेगा, हमें तीसरा कक्षा में आना पड़ेगा। और तीसरा कक्षा में जब हम आएंगे तो यहाँ पर हम अधिकतम 18 रख सकते हैं, लेकिन मेरे पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है, 1 ही इलेक्ट्रॉन हम रखेंगे। अब ये भी ध्यान रखना है कि अगर ये आउटर शेल बनेगा तो यहाँ भी 8 से ज्यादा नहीं रखा जा सकता। जैसे एग्जांपल्स के लिए देखिए, कैल्शियम, कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है, पहला कक्षा में आप 2 इलेक्ट्रॉन रख दो, दूसरा में 8 रख दो, अब बच कितना रहा, 2, 8, 10 इलेक्ट्रॉन बच रहा है। तीसरा कक्षा में हम रख सकते हैं 18, तो 10 इलेक्ट्रॉन भी डाल देते हैं। अगर हमने यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन डाला तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये परमाणु का बाहरी कक्षा है और बोर-ब्यूरी का दूसरा सिद्धांत कहता है परमाणु के बाह्यतम कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से हम 8 ही डालेंगे, यानी इसका नया कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 8। अब जो रेस्ट 2 बच गया उसको फिर से हम इसमें डालेंगे। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पर आकर ये कंफ्यूजन बरकरार होता है। तो इस समस्या में यदि आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप अफवाहों के सिद्धांत को बेहतर तरीका से समझिए। उसको हमने पीछे के 2 लेक्चर में बतलाया भी है। दोनों लेक्चर का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहां से आप दोनों लेक्चर को बारी बारी से देख लीजिए तो आपको बेहतर समझ में आएगा। कुल मिलाकर कहिए तो आप अगर 20 से ज्यादा वाले एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं और बोर-ब्यूरी के सिद्धांत के अकॉर्डिंग टू लिखते हैं, तो पहले आप अफवाहों के सिद्धांत के अकॉर्डिंग टू लिख लीजिए, फिर आपके लिए बेहतर होगा। जैसे एग्जांपल्स के लिए मैं एक नया एग्जांपल लेता हूं तो आपको बातें ज्यादा समझ में आएगी। जैसे हमने लिखा आयरन, आयरन का परमाणु संख्या 26, इसको हम लिख सकते थे अफवाहों के सिद्धांत के अनुसार 1s2, 2s2, 2p6, 3s2,
3p6 4s2 3d6। अब देखो अभी आप सेल को एक जगह एब्जॉर्ब कर लो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2। अब देखो इससे हुआ क्या, जो हमने रीअरेंज किया, ये पहला कक्षा K हो गया, ये दूसरा कक्षा L है, ये तीसरा कक्षा M है और ये चौथा कक्षा N है। तो आप पाओगे कि पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा कक्षा में 6 6 12 2 14 इलेक्ट्रॉन और चौथा कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे करके आप लिख सकते हैं। लेकिन नॉर्मली अगर हम इसका लिखते तो देखिए यहाँ पे समस्या बनता आपके पास कि इस 26 को हम कैसे लिखे, 2 8, अब तीसरा में क्या डालें, ये समस्याएं आपके पास पनपती रहेगी। तो हम एक बात यहाँ पर और आपके लिए बोल सकते हैं कि 2 8, तीसरा को अभी आप वैकेंट छोड़ दीजिए और चौथा में 2 डाल दीजिए। चौथा में क्या डाल देंगे, 2 डाल देंगे। जब तक कि यहाँ 18 नहीं पुरता है तब तक ये सिद्धांत आप लगा सकते हैं। 2 8 10 2 12, अब 26 में से 12 घटा लीजिए, जो बच जाएगा यहाँ पर आप लिख सकते हैं। एक एग्जांपल से इस पर और करके देखते हैं ताकि बेहतर समझ में आए। जैसे मानिए कि आपने लिखना है जिंक 30, तो इसको हम लिख सकते थे 2 8, तीसरा को हम छोड़ देते, चौथा में फिर 2 लिख लेते। तो देखिए 2 8 10 2 12, 30 में से 12 घटाइए, 30 में से आप 12 घटेंगे तो कितना बचेगा, 18। यहाँ आप 18 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। अब रही बात क्या ये इस सिद्धांत के अनुसार हो पा रहा है, तो एक बार हम ट्राई करके देख लेते हैं कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। देखो अब इसको रीअरेंज करो आप, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2। तो देखो पहला सेल में 2, दूसरा सेल में 8, तीसरा सेल में 18 और चौथा सेल में 2। यानी बिल्कुल बोर-ब्यूरी के कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो पा रहा। तो आप ऐसे करके निश्चित रूप से इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हैं। अब रही बात, इसी के अंतर्गत हमें ये भी डिस्कस करना है कि कोर इलेक्ट्रॉन क्या है और साथ ही साथ संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो चलिए डायग्राम बनाकर इस दोनों टॉपिक को अभी देखा जाए कि कोर इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं और कैसे कैलकुलेट करते हैं, और संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं और इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बारी है संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन का कि इसे कैसे करके किसी एलिमेंट में कैलकुलेट किया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले दोनों के डेफिनेशन को देख लेते हैं। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यानी बाहरी कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उस बाहरी कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन को हम कहेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार से अगर बाहरी कक्षा को छोड़ दें, बाह्यतम कक्षा से पूर्व के कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो बाहरी कक्षा को अगर छोड़ दें तो रेस्ट जितने के जितने इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे उस इलेक्ट्रॉन को हम कोर इलेक्ट्रॉन कहेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं दोनों के लिए और दोनों पर काम करके देखते हैं। जैसे कि मानिए आपके पास लिखा हुआ है मैग्नीशियम 12, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली भी लिख सकते थे कि 2 8 2। देखिए ये KLM, ये बाहरी कक्षा है। बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया, संयोजी इलेक्ट्रॉन 2। जबकि अगर हम इसके कोर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये दोनों को हम जोड़ लेंगे, 2 + 8 = 10। ये इसका कोर इलेक्ट्रॉन हो गया। तो बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन और बाहरी कक्षा को छोड़ने के बाद जितने कक्षा बच रहे हैं उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन कहेंगे। अब देखिए एक दूसरा एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर हम लिखते हैं। जैसे कि मानिए आपके सामने लिखा हुआ है क्लोरीन 17, तो आप क्या करोगे, पहला कक्षा में 2, दूसरा में 8, तीसरा में देख लो 2 8 10 और तीसरा बाह्यतम कक्षा बनेगा 7 इलेक्ट्रॉन है जो कि 8 से कम है, तो हम यहाँ 7 लिख सकते हैं। ये दोनों हो जाएगा, ये बाह्यतम कक्षा इसका है, तो बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 हो गया। जबकि कोर इलेक्ट्रॉन की बात करें
तो इसका कोर इलेक्ट्रॉन कुल मिलाकर 8 2 10 हो गया। तो ऐसे करके आप इजीली कोर इलेक्ट्रॉन और संयोजी इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल्स के लिए हमने तीसरा क्वेश्चन लिया, ब्रोमीन। ब्रोमीन का परमाणु संख्या क्या पता आपको? 35। ये एक बड़ा नंबर है। अगर आप यहाँ पर डायरेक्टली कक्षा में नहीं तोड़ना चाहते हैं तो आप गाउस के रूल्स के अकॉर्डिंग टू पहले कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए। कैसे? तो ऐसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 3d के बाद 4p, देख लीजिए 30 5 35। अब इसको हम सेल के अकॉर्डिंग टू अरेंज करते हैं। अगर सेल के अकॉर्डिंग टू अरेंज करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p के बाद 3d10 फिर 4s2 और फिर 4p5। देखिए पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा सेल में 18 इलेक्ट्रॉन और चौथा सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये चौथा सेल जो है यहाँ पर ये बाह्यतम सेल है, यानी इसमें अगर आप संयोजी इलेक्ट्रॉन को काउंट करें तो 7 है, जबकि कोर इलेक्ट्रॉन को काउंट करें तो देख लीजिए, काउंट कर लीजिए 10 18 28 टोटल मिलाकर 35 पूरा, तो सही है। इस प्रकार से आप किसी भी तत्व में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप जनरल कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये एक बेहतर टॉपिक आपके लिए है, संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन। इसके क्वेश्चंस क्लास 12 के एग्जामिनेशन में भी पूछ लिया जाता है, क्लास 11 के एग्जामिनेशन में भी पूछ लिया जाता है। तो ये एक बेहतर टॉपिक है जिसे आपको सीखना चाहिए, और सीख तभी सकते हैं जब आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस करने का तरीका क्या है? आप ज्यादा नहीं, 1 से 50 परमाणु क्रमांक तक वाले सभी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए और उससे आप संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लीजिए। तो आप आसानी से कोर इलेक्ट्रॉन और संयोजी इलेक्ट्रॉन को ज्ञात करने के लिए सीख जाइएगा। अब बारी है हुंड के नियम का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हुंड का नियम, कि हुंड का नियम क्या कहता है और हुंड के नियम के जरिए क्या किया जा सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं हुंड के नियम को। हुंड के नियमानुसार आप देखिए क्या होता है। इलेक्ट्रॉन परमाणु के कक्षक में अपवार्ड ऊपर की ओर एवं डाउनवार्ड नीचे की ओर में व्यवस्थित रहता है, यानी सभी इलेक्ट्रॉन अपवार्ड में और डाउनवार्ड में कक्षक के अंदर व्यवस्थित होता है। अभी तक आपने पढ़ा कक्षा, उपकक्षा, और ये तीसरा टर्म्स आपके पास आ रहा है कक्षक। कक्षा के लिए आपने देखा बोर-ब्यूरी सिद्धांत, उपकक्षा के लिए आपने सबसे पहले पढ़ा ऑफ-गाउस सिद्धांत, और अभी आप कक्षक के लिए कर रहे हैं हुंड का सिद्धांत। तो ये तीनों सिद्धांत अलग अलग रूप में वर्क करते हैं, तीनों से अलग अलग चीजों का कैलकुलेशन भी किया जाता है। आप आज इस हुंड कक्षक सिद्धांत के जरिए आप देख पाएंगे कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और युग्मित इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सो ध्यान रखना है, ये कक्षा के लिए बोर-ब्यूरी सिद्धांत, उपकक्षा के लिए ऑफ-गाउस सिद्धांत और कक्षक के लिए हुंड सिद्धांत। अब मानिए कि S के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास अवेलेबल है, तो S में 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर होगा तो एक इलेक्ट्रॉन अपवार्ड में और दूसरा इलेक्ट्रॉन डाउनवार्ड में होगा। कैसे करके? जैसे मानिए कि यहाँ पे S2 था तो पहला इलेक्ट्रॉन हम ऊपर की ओर, दूसरा इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर, ऐसे करके डालेंगे। ऑलवेज हमेशा सबसे पहले अपवार्ड में इलेक्ट्रॉन रहेगा तभी डाउनवार्ड में रहेगा। जैसे मानिए आपके पास यहाँ पर P4 था तो P4 हम कैसे डालेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन डालने का तरीका है। इसके सिवा आप अगर किसी भी तरीका से इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो गलत होगा, यानी ये राइट मेथड है। एक रॉन्ग मेथड के जरिए भी हम लिखकर आपको बतलाते हैं, जैसे 1 2 3 4, अगर हम ऐसा लिखते हैं तो ये गलत होगा। नॉर्मल इवेंट्स में ग्राउंड स्टेट में हमेशा सबसे पहले अपवार्ड में जब ऊपर भर जाएगा
तब फिर शुरुआत से शुरू करेंगे, नीचे की ओर डालते रहेंगे। जैसे मानिए डी के अंदर आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन हम कैसे डालेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके सिवा अगर हम किसी भी प्रोसेस से इलेक्ट्रॉन डालते हैं और ऐसा कॉन्फ़िगरेशन हमें नहीं मिलता है तो वो हो जाएगा गलत। तो ये ध्यान रखना है कि हमेशा इसी व्यवस्था में डालना है। एफ के पास अगर मान लीजिए आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 हमने एक्वार्ड में डाल दिया। अब फिर शुरू से शुरुआत करते हैं। 8 9 10 11 12 13 14, ऐसे करके आप इलेक्ट्रॉन्स को डाल सकते हो। तो अब बारी है कुछ एग्जाम्पल्स क्वेश्चन का। एग्जाम्पल के जरिए हम हुंड के नियम के अनुसार कॉन्फ़िगरेशन लिखकर देखते हैं कि हुंड के नियम के अनुसार कैसे कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मानिए हमने एग्जाम्पल के लिए लिखा फास्फोरस 15 क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 2 2 4 6 10 2 12 3p3 12 3 15। सो एक चीज तो तय है कि जो फुलफिल होगा उसका सभी इलेक्ट्रॉन पूरा भरा होगा। फिर भी हम पहली बार बना रहे हैं तो सबका डायग्राम आपके सामने बनाते हैं। सबसे पहले हम 1s2 का डायग्राम बनाते हैं। ये 1s2 का हो गया। 2s2 का डायग्राम, s का डायग्राम हमेशा एक ऑर्बिट वाला होगा, एक कक्षक वाला होगा। ऑर्बिटल्स कहिए, ऑर्बिट मत कहिए। 2p6 p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो 3 ऑर्बिटल्स हम बना देते हैं। फिर से 3s2 आ गया, 2 ऑर्बिटल्स, ये सॉरी एक ऑर्बिटल्स होगा तो एक ऑर्बिटल्स, और फिर से 3p3 इसमें 3 ऑर्बिटल्स होंगे तो 3 ऑर्बिटल्स हम बना देते हैं। अब इलेक्ट्रॉन को हम डालते हैं और यहीं पर युग्मित और अयुग्मित निकालने के लिए भी सीख लेंगे कि युग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होता है और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होता है। जैसे देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 2, इसका कहानी खत्म हो गया, फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 2, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6, और इसमें देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 2, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3। बस ऐसे करके, यानी आपको क्या करना है, हुंड के नियम के अनुसार जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहें तो आपको सबसे पहले अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख देना है और उसे ऑर्बिटल्स में व्यवस्थित कर देना है। जैसे आप कक्षक में व्यवस्थित कर देंगे अपवार्ड डाउनवार्ड में, तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा हुंड के नियम के अनुसार। अब यहाँ पर 2 शब्द आए थे जिसकी चर्चा हम बार बार कर रहे थे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और युग्मित इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और युग्मित इलेक्ट्रॉन किसको कहेंगे? युग्मित इलेक्ट्रॉन पेयर वो होगा जो जोड़ा में होगा, जोड़ा में हो, ठीक है, और ये जोड़ा में नहीं हो, जोड़ा में नहीं हो, ये ध्यान रखना है। सो अब देखिए आपके पास, यदि आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया वो फास्फोरस का है, फास्फोरस में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ऐसा क्वेश्चन अगर आपके पास हो तो देखिए ये सब का सब तो जोड़ा में है, मीन्स अजोड़ा वाला इलेक्ट्रॉन कितना है? 3 है। हम इसको लिख सकते हैं यूपी इलेक्ट्रॉन, अनपेयर इलेक्ट्रॉन, और इसको लिख सकते हैं पीई इलेक्ट्रॉन, पेयर इलेक्ट्रॉन। तो इसमें देखिए अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गया 3, और पेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? तो पेयर इलेक्ट्रॉन वेस्ट जितना बच गया वो सब, मीन्स 15 में से आप 3 घटा लीजिए, 12, देखिए 2 2 4 6 10 2 12, ये 12 पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया। तो आई होप कि आप निश्चित रूप से पेयर इलेक्ट्रॉन और अनपेयर इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। हम कुछ क्वेश्चंस भी लेते हैं और करके देखते हैं कि उसमें पेयर इलेक्ट्रॉन और अनपेयर इलेक्ट्रॉन कैसे ज्ञात होगा। यहाँ हमने कुछ एग्जाम्पल्स क्वेश्चन लिख रखा है, इसमें हम कैलकुलेट करेंगे कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कैल्शियम से। कैल्शियम का कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ये कैल्शियम का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन हमें हुंड के अकॉर्डिंग टू लिखना पड़ेगा, 1s2, फिर देखो 2s2, फिर देखो
2p6, फिर से देखो, फिर क्या है 3s2। अभी हम पूरा बनाकर दिखा रहे हैं, इस क्वेश्चन के बाद हम पूरा नहीं बनाएंगे, केवल लास्टली बनाकर दिखाएंगे कि आसानी से कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। अभी हम लोग लर्निंग पीरियड में सीख रहे हैं, इसलिए अभी पूरा का पूरा करेंगे। अब देखो है क्या, पहला 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो अपवर्ड और डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड, 2p6 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। इसमें देखो एक अपवर्ड डाउनवर्ड, 1 2 3 4 5 6 1 2। मीन्स इसमें अगर आप देखिए तो सभी का सभी इलेक्ट्रॉन पेयर है, यानी जोड़ा में है। तो इसमें पेयर इलेक्ट्रॉन मीन्स अनपेयर इलेक्ट्रॉन पहले देख लीजिए, क्या ऐसा इलेक्ट्रॉन आपको इसमें दिख रहा है जिसके पास जोड़ा इलेक्ट्रॉन का नहीं हो? तो ऐसा एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 मीन्स अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0। यानी इसमें अगर हम पेयर इलेक्ट्रॉन खोजेंगे तो 20 में से 0 घटाएंगे, सब का सब इलेक्ट्रॉन पेयर होगा। तो हुंड के अकॉर्डिंग टू ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया, अनपेयर इलेक्ट्रॉन और पेयर इलेक्ट्रॉन आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में और आते हैं आयरन की तरफ। अब हम इतना लंबा लंबा नहीं लिखेंगे, अब ध्यान रखेंगे कि जिस उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन पूरा भरा हुआ है वो सब का सब पेयर होगा। जिस उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं भरा हुआ है उसमें हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉन पेयर हो, कुछ इलेक्ट्रॉन अनपेयर हो। तो अब केवल और केवल हम अंतिम 2 उपकक्षा वाले या अंतिम 2 उपकक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का डायग्राम हुंड के अकॉर्डिंग टू बनाकर पेयर और अनपेयर इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करेंगे। जैसे देखिए आयरन आपके पास है, तो पहले कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। सो देखिए ये पूरा भरा हुआ है, पेयर होगा, ये भी पूरा भरा हुआ 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 है पेयर होगा, ये भी पूरा भरा हुआ है पेयर होगा, ये पूरा नहीं भरा हुआ है। डी में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन हम रख सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन ही है, तो हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉन पेयर हो, कुछ अनपेयर हो। फिर भी हम अंतिम 2 का डायग्राम ऑलवेज बनाएंगे। सो हम डायग्राम बना रहे हैं 4s2, s में 1 ऑर्बिटल्स होता है और 3d6, d में 5 ऑर्बिटल्स होता है। तो चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं, 1 2 3 4 5 हो गया। अब इलेक्ट्रॉन को हम डालते हैं, ये तो पूरा भर गया, पेयर इलेक्ट्रॉन ही होगा। इसमें देखिए 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। सो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का हिस्सा है ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर इलेक्ट्रॉन आयरन में कितना, 1 2 3 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो टोटली आयरन में अगर हम पेयर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 26 में से 4 को हम घटा देंगे, यानी आयरन में 22 पेयर इलेक्ट्रॉन है। आप एल्युमिनियम का और क्लोरीन का अनपेयर इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करके देखिए। इसी ऑर्डर में आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखकर निश्चित रूप से पेयर इलेक्ट्रॉन और अनपेयर इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये चीजें भी आपको समझ में आए, इसके लिए जरूरी है कि जिस समय आप कोर इलेक्ट्रॉन और संयोजी इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे उसी समय आप पेयर इलेक्ट्रॉन और अनपेयर इलेक्ट्रॉन भी निकाल लीजिए। तो आप इसके लिए भी 1 से 50 परमाणु क्रमांक वाले सभी तत्वों का पेयर इलेक्ट्रॉन और अनपेयर इलेक्ट्रॉन एक बार प्रैक्टिस करके देखिए, तो निश्चित रूप से आपको ये चीजें आ जाएगी। यदि इसके बाद आपको कोई समस्या हो पेयर इलेक्ट्रॉन अनपेयर इलेक्ट्रॉन में, कोर इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन में या कॉन्फ़िगरेशन से संबंधित किसी भी प्रकार का समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि उस समस्या का समाधान किया जा सके। धन्यवाद।